गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास में कुछ नया करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखिए रेसिस्टेंस है, ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ करंट है, चाहे वो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो। आज हम लोगों को इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करने जाना है। देखिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। थियोरेटिकल चीजें हैं, कुछ थोड़ा हो सकता है देर से समझ में आती हैं, लेकिन इनके बेसिस पे जब बात आती है एप्लीकेशन की, न्यूमेरिकल्स की, तो हमें देखना ही होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन एज सच डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कभी आपसे पूछी जाती है, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं होगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तब तक आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। तो लेट अस मूव। देखो बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स मैंने डाले हुए हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब आइंस मेरे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इन रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को ही मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानता हूं। बच्चों एक बात ध्यान रखें, रेजिस्टेंस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो हमेशा करंट के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स ही ऑफर करेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, आयंस के ट्रेवल करने का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन हो गई, आयंस मूव करना शुरू कर दिए, रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, उन ऑब्स्टिकल्स को ही हमने क्या कहा, इंटरनल रेजिस्टेंस कहा। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बात हम लोगों को समझनी है डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट आता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, वो किस तरीके का है, किस सब्सटेंस से बना है, CuSO4 है या PbSO4 है या H2SO4 है, NaCl है, NH4Cl है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। फिर इसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन लेवल, यहां हमने दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी आपने थिक बनाया हुआ है इसको इलेक्ट्रोलाइट को, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर एक जरूरत से कम आपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल रखी है, तब भी निश्चित रूप से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन लेवल ही मुझे यहाँ पे रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। आपने एक बार सेल बना लिया, मान लीजिए ये आपने लेक्लांचे सेल बनाया, जो जनरली आप लोग कहाँ बनाते हो बच्चे, लैब में बनाते हो। अभी पोटेंशियोमीटर का आप जो है प्रैक्टिकल करोगे तो वहां सेल की जरूरत होगी। मान लीजिए आपने एक सेल बना लिया, तो ध्यान रहे ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आप लोगों को फिक्स रखनी चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही आयंस को ट्रेवल करने के लिए लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा लंबा रास्ता होगा उतना ही कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा बच्चों ज्यादा होगा। इसके बाद में है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं, तो निश्चित रूप से इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर बहुत ज्यादा ठंड है, जस्ट लाइक शिमला चले गए, आप मसूरी चले गए या व्हाटएवर सो हिल्स पे कहीं चले गए, तो वहां टेम्परेचर कंपैरेटिवली काफी कम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बच्चों मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि मान लीजिए आप अपनी कार की बात करते हैं, तो कार के अंदर भी कहीं ना कहीं बैटरी है, सेल है, इलेक्ट्रोलाइट है, इंटरनल रेजिस्टेंस वहां भी होगा। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो करंट हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे डिस्कस होता है कि अगर हम कहीं हिल्स में हैं या स्विट्जरलैंड में हैं,
तो हमारी कार जो है वो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम क्यों करती है? कई बार तो कार स्टार्ट ही नहीं होती, जितना एडिक्वेट करंट हमें चाहिए होता है उतना करंट मिलता ही नहीं है। अब और आगे की बात करें, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट फ्रीज हो गया। क्या हो गया बच्चों? फ्रीज हो गया, जम गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑब्वियस है जमने के बाद जो मेरे आयंस हैं वो ट्रेवल कर ही नहीं पाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और मैं अपने सेल से करंट ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें स्टूडेंट्स कि जो फ्रेशली प्रिपेयर हमारे सेल होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। मान लीजिए आपने एक बैटरी प्रिपेयर करके रख दी और आपने बहुत दिनों तक उसको यूज नहीं किया, 4 साल 5 साल आप कहीं चले गए विदेश घूमने, बैटरी रखी हुई है, तो नो डाउट बिना किसी यूज के भी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चों तो निश्चित रूप से क्या होगा, उससे हम करंट को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप मार्केट से सेल परचेज करने जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखना होता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत पुरानी है तो आपके वो सेल्स ज्यादा अच्छा काम नहीं करेंगे, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरीके से बढ़ चुका होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ चुका होगा यानी आप आउटपुट करंट उससे नहीं ले पाएंगे या कम ले पाएंगे, तो वो सेल आपके लिए यूजलेस है। कई बार हम इवन ड्यूरा सेल के सेल भी ला करके ड्रॉअर में डाल के भूल जाते हैं, उनको 2 साल 4 साल 5 साल यूज नहीं करते, तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो हमारे लिए एक तरीके से यूजलेस हो जाएंगे। चलिए अब मैं आगे बात करना चाहूंगा रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। अब यहां मुझे समझना होगा बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सब बातें मुझे समझनी होंगी। मैं एक एनालॉगस डायग्राम यहां बनाता हूं स्टूडेंट्स। ये मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है जो बेकेलाइट का या कांच का बना हुआ है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज H2SO4 है। इसके अंदर मैंने ये 2 प्लेट्स खड़ी कर दी और ये दोनों प्लेट्स एक लेड की है एक लेड ऑक्साइड की है, बन गया मेरा सेल। अब अगर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच मैंने कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं कर रखा, ओपन सर्किट है, तो मैं कहूंगा कैपिटल R, जिसे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहता हूं, दैट इज इंफिनिटी। जब मेरा R इंफिनिटी है, कोई करंट में से ड्रॉ नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है वो भी इंफिनिटी होगा। यानी कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरा इंफिनिटी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंफिनिटी ही होगा, कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं करेगी। मैं ये कह सकता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम्स इफेक्ट ओनली व्हेनेवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्ले रोल्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए, इसको मैंने बाहर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, सपोज ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अंदर भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसे मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूं। अब यहां मैंने ये बना रखा है, ये डॉटेड लाइन से देने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा मेरा सेल है, इस सेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड है और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r मैंने यहां पे दे रखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जिस समय मेरा एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस इंफिनिटी था, ओपन सर्किट था, उस समय इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे मैं टर्मिनल डिफरेंस के नाम से जानता हूं। वो टर्मिनल डिफरेंस मेरा ईएमएफ के बराबर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। अब मान लीजिए मैंने ये रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, R मेरा अब इंफिनिटी नहीं है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू है, तो अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं अभी भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही कहूंगा, जो नो डाउट इन दोनों टर्मिनल्स के बीच के बराबर ही होगा। पैरेलल लगेगा, देख लो आप, ठीक है। लेकिन अब ये ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब तक होता है जब तक कि एक्सटर्नल सर्किट हमारा ओपन हो, यानी कि ये R जो है वो इंफिनिटी। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। ये पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इसी के अंदर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रखा है और ये सेल दिखा रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल दिखा रखा है, नेगेटिव टर्मिनल दिखा रखा है। अब बच्चे अगर मैं सर्किट की बात करता हूं, जब ये R मेरा फाइनाइट वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्ट करते हैं, दोनों ही करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये बात मुझे यहां से समझनी थी।
आई होप सो क्लियर हो गई होगी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, करंट कब ड्रॉ होती है, ये बात सब क्लियर हो गई होंगी बच्चे। अब यहां अगर मैं देखता हूं एक छोटी सी इक्वेशन मैंने दे रखी है, तो ये इसका मीनिंग क्या है ये बात जरा मैं समझने की कोशिश करता हूं। एक बार फिर मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, बार बार डायग्राम की जरूरत होती है। ये मैंने बैटरी ली और बैटरी को भी बड़ी बना देता हूं, जिससे जो इंटरनल रेसिस्टेंस था उसको यही शो कर दूं, स्मॉल आर। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाहर शो कर रखा था वो मैंने अंदर ही शो कर दिया। और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कैपिटल आर। फ्लो होने वाली करंट सपोज यहां से आई है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। अब जरा देखिए इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे मैं कहूंगा V, और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच करंट तो फ्लो आई फ्लो हो ही रही है, मेरी इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो कहलाएगा V डैश। अब अगर मैं इस V डैश को यानी इन दोनों के अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है, खत्म हो गया है, और इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है, खत्म हो गया है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मेरा ईएमएफ के बराबर आएगा। ये इक्वेशन मैंने यहां पर दे रखी है, ठीक है। अब ओम्स लॉ की मैं बात करता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, V जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप में I कैपिटल R लिख सकता हूं, और जो अंदर मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसको मैं स्मॉल I स्मॉल r लिख सकता हूं, और ये अगेन मेरा ईएमएफ के बराबर है। तो बच्चों ये मैंने एक इक्वेशन आपको बना के दे दी। इसमें से सिंपल सा मैंने I कॉमन लिया है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसको मैंने ईएमएफ के बराबर प्लेस कर दिया है। यहीं से अगर मैं I को सेपरेट करना चाहूं तो दैट इज ईएमएफ ओवर कैपिटल R ओवर स्मॉल r। तो बच्चों ये एक बड़ा काम का बेसिक फॉर्मूला है, और इस बेसिक फॉर्मूले को मुझे ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल मेरे को V चाहिए तो अगेन मैं करंट मल्टीप्लाइड बाय R लिख सकता हूं। करंट का फॉर्मूला मैंने ये निकाला था, अब इसमें सिंपली से स्मॉल कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को इसके अक्रॉस ये मिल गया। यहीं से मैंने चेंज किया बच्चे, क्या ये वाली जो इक्वेशन थी यहां से मैंने V को सेपरेट किया तो V आ गया मेरा EMF माइनस का V डैश। तो बच्चों ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, एक छोटी सी इक्वेशन याद कर लो, उसी छोटी सी इक्वेशन के बेसिस पे सारे के सारे फंडामेंटल्स आपके लगते चले जाते हैं। आई होप सो इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चे। इसी में हमने वैल्यू डाला और इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश की। तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस में भी रिटन एज EMF माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट। कीप इन माइंड इंटरनल रेजिस्टेंस हो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, जो करंट फ्लो करेगी वो दोनों के थ्रू सेम फ्लो करेगी। अब ये स्पेशल केस बच्चे मैं पहले ही आपको आज की ही क्लास में करा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार यहां लिखा हुआ है तो मुझे एक्सप्लेन करना है। क्या स्पेशल केस में पहला आता है मेरा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बोले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इंफिनिटी। ऐसी स्थिति में करंट मेरा 0 होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा। जो सबसे पहले बताया था वही बात रिपीट, ठीक है, यही मैंने यहां पे रिपीट कर रखा है। अब बात करें हम रियल सेल की। रियल सेल जो है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा। जब भी हम लोग सेल से करंट ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा नॉन इंफिनिटी होगा, यानी कोई भी डेफिनेट वैल्यू होगी, तो हमेशा V जो है मेरा छोटा होगा और E मेरा बड़ा होगा। इस केस को हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कह सकते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब भी हम सेल से कोई करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस स्थिति में ये कंडीशन बच्चों मेरी फुलफिल होगी, ये कंडीशन मेरे को लगानी होगी। अब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, देखिए नो डाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा पावरफुल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चंस की भी बात करते हैं तो अब तो बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस होते हैं। देखें जरा, जो सेल का EMF है वो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर EMF मेरा डिपेंड नहीं करेगा।
अल्टीमेटली मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिल गया। मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी रखूं, ईएमएफ मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब मैं बात करना चाहूं ईएमएफ के बारे में, कब? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरा क्या होते हैं, जो है वो क्या कर रहा है हमारा, सॉरी मैं बात करना चाहूं वी पोटेंशियल को लेकर के और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेकर के। तो ये ग्राफ मेरे को यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके से बच्चों। मैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पे बात करता हूं तो ये E/2 का कॉन्सेप्ट मेरे को दे रखा है, जहां स्मॉल r एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के बराबर होगा। इसे मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के नाम से भी जानता हूं कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो मैं मैक्सिमम पावर किसी सेल से ड्रॉ कर पाऊंगा। तो आप ये देखते होंगे कि जितने भी नए मोबाइल फोन्स लॉन्च होते हैं तो हर किसी के अंदर बैटरी का स्पेसिफिकेशन अलग रहता है। किसी में 4800 mAh की बैटरी होती है, किसी में 500 की होती है। मोबाइल देखने में सेम होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन बैटरी की जो mAh है, यानी बैटरी की जो पावर डिलीवरिंग है, वो हर किसी में अलग अलग मिलती है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम कोई भी नया मोबाइल सेट जब बनाते हैं तो उसका इंटरनल मोबाइल सेल का जो रेजिस्टेंस है उसको पहले हम लोग कंप्यूट करते हैं, उतने ही रेजिस्टेंस की बैटरी हम लोग डिजाइन करते हैं जिससे बैटरी को ऑप्टिमाइज किया जा सके, बैटरी को प्रॉपर यूज में लाया जा सके। तो दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो सीबीएसई आप लोगों से जनरली नहीं पूछता है। आगे हम लोग बात करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन की। तो बच्चों एक बहुत छोटा सा क्या है हमारा कॉन्सेप्ट है, छोटे से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है तो निश्चित सी बात है आसान होगा, जरा पढ़ते हैं क्या है। ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। इतना पढ़ते ही मुझे समझ में ये आना चाहिए कि ये कोई सेल है और जब ये ओपन एंडेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, जिसको मैं ईएमएफ कहता हूं। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, यानी इन दोनों के बीच में यहां पे 0.1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है कनेक्टेड टू ए 3.9 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहां पे जो कनेक्ट किया है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरा 3.9 है। नो डाउट जैसे ही मैं 3.9 कनेक्ट करूंगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हो जाएगा, ईएमएफ नहीं, फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आगे कहता है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अब मुझे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कर देते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्या था, ईएमएफ E इज इक्वल्स टू V प्लस स्मॉल IR। ये तो कॉन्सेप्ट था बच्चों। या कोई बच्चा लिख सकता है V प्लस V डैश, या कोई बच्चा लिख सकता है I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, या कोई बच्चा लिख सकता है I कैपिटल R प्लस स्मॉल r दैट इज इक्वल्स टू E। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें एक ही हैं, तो आपको जैसी जरूरत है वैसे आप यूज कर सकते हैं। इस ब्रैकेट की बात मैं करना चाहूं तो ये 4 ओम हो गया, बिकॉज ऑफ सीरीज में है, 0.1 ये रहा, 3.9 ये रहा, कैलकुलेशन को इसी तरीके की देगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था। अब नो डाउट हमने जो करंट को सेपरेट किया है वो इस लास्ट वाले फॉर्मूले से सेपरेट किया है, ये रहा, देखो यहाँ पे I इक्वल्स टू EMF ओवर R प्लस कैपिटल R, और यहां से आपको निकाल के दे दिया। अब ये जो करंट है, यही करंट तो इसके थ्रू फ्लो हो रही है, तो अल्टीमेटली यहां पे V मैं निकालना चाहता हूं तो I इंटू कैपिटल R होगा। I मैं निकाल चुका हूं 0.5 है, कैपिटल R जो है 3.9 है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर सकता हूं। तो एज यूजुअल पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, देखते हैं बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 26, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, अगेन हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। क्या है, ए बैटरी of EMF E and internal resistance small r gives a current 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm। मैं जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे एक सर्किट बनाता हूँ। ये बच्चे मैंने बना लिया, ये मैंने यहाँ पे क्या सेल इलेक्ट्रोड्स ले लिए बच्चे, और EMF इसका जो है वो E लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r लिखा है, नोटेशंस वही रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी।
और करंट जो है वो 0.5 एम्पियर है। इन दोनों के बीच में करंट जो है 0.5 एम्पियर की फ्लो कर रही है, जिसको मैं आई से नोट करता रहा हूं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे 12 ओम का लगा रखा है। तो ये सारी सिचुएशन जो है तब है। तो पहले पैरामीटर्स में एक जगह पे लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, कैपिटल R इक्वल्स टू 12 ओम, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिखा, चलो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ही है, ठीक है। और करंट जो है वो 0.5 है। अब इसके बाद दूसरा सिनेरियो शुरू हो जाता है। दूसरा सिनेरियो क्या शुरू हो जाता है बच्चों? दूसरा सिनेरियो यहां से शुरू हो जाता है, क्या, एंड ए करंट ऑफ 0.25, यानी अब नई करंट जो है वो 0.25 एम्पियर है, विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ, नया वाला रेजिस्टेंस 25 ओम है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको स्मॉल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, आपको ईएमएफ ही कैलकुलेट करना है। बच्चों दो सेल हैं और दो ही आपके पास में अननोन क्वांटिटी है। दोनों सिचुएशन को लेकर के आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दोनों सिचुएशंस को लेकर के आप लोग बना देंगे अपनी इक्वेशन, और जैसे ही अपनी इक्वेशन आप बनाएंगे निकल जाएगा। लगा देते हैं, देखिए सर क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही एक जनरल सा फॉर्मूला मैं लिखने के बजाय आगे बढ़ा देता हूं, तो वहां डाल देंगे। सिचुएशंस तो आपको समझ में आ ही गई हैं। तो बच्चों देखो ये रहा, E इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। यहां से पहले सिचुएशन के लिए इक्वेशन बनाई हमने, फिर दूसरे सिचुएशन के लिए इक्वेशन बनाई, और दोनों इक्वेशंस को कंप्यूट कर दिया, तो हम लोगों को आंसर बड़े आराम से मिल गया। आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था ये भी। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा बच्चों। ये देखिए, ये क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है। ग्राफ एक ही है, लेकिन सीबीएसई बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से इस पर डिस्कस कर लेता है। तो ये तो आसान वाला ही है यहाँ पे, बाकी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस और भी आपको मुश्किल वाले मिल जाए, तो आप उनको करने की कोशिश करेंगे, यहाँ आगे भी हो सकता है। देखिए ये सारा का सारा ग्राफ आपको दे रखा है, और वो क्या पूछ रहा है, सिंपल सा ईएमएफ ऑफ अ सेल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, जहां पे आपका करंट जीरो है, वही तो ईएमएफ होगा। तो देखो 1.2 ये है, 1.6 ऊपर है, तो ये अराउंड 1.4 है। तो बच्चों ईएमएफ यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सीधे सीधे 1.4 वोल्ट आपको मिल जाता है। अब इसके बाद में और बात करना चाहूं, दूसरी बात पूछा है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। अब देखो मैक्सिमम करंट मेरी कहां फ्लो कर रही है बच्चों? ये फ्लो कर रही है, देखो 0.28। जब मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। या मैं बात करूं सीधे सीधे, तो इस ग्राफ के ऊपर 0.28 एम्पियर। तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो देखो बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल की जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो अगेन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए आपके पास में E दे रखा है, आपके पास में I किसी भी जगह पे ले सकते हो। तो यहां से आप कोई भी एक लाइन ये वाली ड्रॉ करो, सपोज B पॉइंट को ड्रॉ कर लो, तो ये आप इन रेशियो की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के देख सकते हो। तो कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मुझे बताएंगे, अगेन आई विल हेल्प और कोऑपरेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एग्जांपल नंबर 28। अगेन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों क्या है। Two identical cells of EMF 1.5 volt, each joined in parallel, provide a supply to an external circuit of consisting two resistances of 17 ohm each, joined in parallel, a very high resistance voltmeter। देखो तो बच्चों एक सबसे नई बात जो यहाँ पे मिली, वेरी हाई रेसिस्टेंस वोल्टमीटर। देखो वोल्टमीटर जो होता है उसका अपना रेसिस्टेंस होता है, उसके अंदर से कुछ अपनी करंट फ्लो होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि वोल्टमीटर के अक्रॉस कम से कम करंट फ्लो करे, जिससे कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट दे। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक आपका सहायक है, नौकर है, व्हाटएवर, सो कुछ भी कहना चाहें, आप उससे दुकान से कुछ सामान मंगवाते हैं खाने पीने का, सब जलेबी मंगवा ली आपने, तो आपको तो एक ऐसा नौकर चाहिए जो कम से कम खाए, रास्ते में तो बिल्कुल ही ना खाए कम से कम, बस।
तो ऐसे ही वोल्ट मीटर को आप यहां लगाते हैं तो वोल्ट मीटर ऐसा चाहिए जिसके अंदर से करंट कम से कम फ्लो करे, और आइडियल वोल्ट मीटर जिसके अंदर से कम करंट फ्लो करे वो वही होगा जिसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, वेरी हाई रेसिस्टेंस होगा। तो जब भी आप आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वेरी हाई रेसिस्टेंस वाले की बात करेंगे। चलिए, तो कहता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल भी 1.4 वोल्ट। तो अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपने इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों मेरे पढ़ने से नई बात बनेगी, क्वेश्चन आपको अपने आप से पढ़ना है, ग्रेस्प करना है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया उसके बेसिस पे मैं यहाँ डायग्राम बनाने जा रहा हूं। इसका डायग्राम अगर होगा तो बाद में देखेंगे, बाकी पहले हम बनाते हैं। देखो बच्चों यहाँ क्या कर रखा है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दो रेसिस्टेंस हैं, दोनों पैरेलल में लगे हैं, दोनों की जो वैल्यू है वो दे रखी है 17 ओम, 17 ओम ये है, 17 ओम ये है। इन दोनों को एक सेल का कॉम्बिनेशन है। कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, तो 2 सेल्स हैं बच्चों। जो मुझे समझ में आया वो 2 सेल इसमें पैरेलल में लगा रखे हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों का, और इसको सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, दैट इज द कांसेप्ट। तो बच्चे यहाँ पे 1.5 है, ये 1.5 है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल आर इसे ले लेता हूँ, स्मॉल आर इसे ले लेता हूँ। अब बच्चों नो डाउट पहले मेरे को ये वाला सर्किट सॉल्व करना है, इसमें मुझे देखना है सेल्स के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके फिर जो है ना ये दोनों मेरे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का पैरेलल निकाल के यहां से मैं करंट की बात करूंगा। जो करंट मेरी यहां पे फ्लो करेगी उसका आधा करंट इसके अंदर होगी और आधा करंट इसके अंदर होगी। ये मेथोडोलॉजी है क्वेश्चन की, मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। निकाल देते हैं, फॉर्मूला तो वही है, क्या है, इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करना है, E = V प्लस स्मॉल आई आर डैश। आर डैश मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे 2 सेल हैं, एक का इंटरनल आर है, दूसरे का स्मॉल आर है, तो मुझे अब इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करना है। और इस V की बात करूंगा तो मैं आई आर डैश कह सकता हूँ। आर डैश मैंने इसलिए कहा कि R जो है वो मेरा 17 ओम का है, दूसरा R मेरा 17 ओम का है, दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो R डैश जो है वो मेरा 8.5 ओम का हो गया, क्या, R डैश। तो बच्चे आई आर डैश प्लस आई स्मॉल आर डैश दैट इज इक्वल टू ई। दैट इज द कॉन्सेप्ट जो मुझे यहाँ पे यूज करना है। अब इसको कर लेते हैं यूज। सॉल्यूशन तो बड़ा आसान सा है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखिए ये रहा साहब, बिल्कुल सर्किट भी दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर, अच्छी बात है। पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, 8.5 आ गया बच्चे इन दोनों। अब नीचे वाले सर्किट की बात मैं करता हूं, तो R डैश इन दोनों का मिलाकर के जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है इक्वल टू R E माइनस V ओवर V होगा। ये वैल्यूज मेरे को दे रखी हैं, V की वैल्यू 1.4 दे रखी है और E की वैल्यू 1.5 दे रखी है, तो मैंने यहाँ से R डैश जो है वो 0.6 ओम निकाल दिया इस कैलकुलेशन से, आप देखेंगे। और अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे यूज करते हुए R की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा इफेक्टिव R डैश आया, तो ये दोनों पैरेलल लगे हैं, इसलिए मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया ये। आई होप सो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। करेंगे इन क्वेश्चंस को अगेन ग्रेस्प करेंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप इनको ग्रेस्प करेंगे, अपने आप से करने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलिए, देन आफ्टर हीटिंग इफेक्ट, देखो बच्चों ये हीटिंग इफेक्ट चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आज की क्लास में इतना ही बहुत। कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग और कर लीजिएगा, आई होप सो, तो आप अच्छे से इस यूनिट को तैयार कर पाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।